टू माई चैनल गाइस, वेलकम बैक हेयर। आज हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहला आर्टिकल आपका रिलेटेड है आपका क्लेरोनाइड फैंटास्टिकस टॉर्टॉइस से रिलेटेड। जैसा कि आपको ये दिख ही रहा होगा, ये एक टॉर्टॉइस है जो कि बहुत आप देख सकते हैं बहुत स्लो एंड एक बहुत ही एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट जिसको आप बोलें एक्सटिंक्ट रीडिस्कवर्ड टॉर्टॉइस की एक प्रजाति है, स्पेसीज है। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं अभी और देख लेते हैं कि क्या है, इससे रिलेटेड क्या है न्यूज़ में आज। टॉर्टॉइस का नाम जो ये है, ये जो बहुत ही लंबा दूरी तक जो स्विम नहीं कर पाता, एक स्पेशली अगर एक आइलैंड एक्सेट्रा से दूसरे तक पहुंचना हो तो इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकता, बिकॉज इसमें इतना बहुत स्लो चलता है, इतनी वो नहीं है कि दूसरे आइलैंड तक पहुंच पाए। ठीक है, तो इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकता। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूरिकेन या कुछ तूफान वगैरह आ जाए तो इनको एक जगह से दूसरी जगह पानी से वो ट्रांसफ़र या एक्सपोर्ट करें तो बात अलग है, लेकिन खुद से इनमें इतनी वो नहीं है कि वो जा पाए वहाँ तक। ठीक है, तो बट नॉर्मली अगर हम देखें तो दीज जाइंट टॉर्टॉइस, बहुत बड़ा मतलब जाइंट टॉर्टॉइस, इतना बड़ा तो नहीं बट जाइंट टॉर्टॉइस है ये। एंड एक मछली जो जैसे आप देखो स्पैरो वगैरह, अब उसको इंसान नहीं छोड़ता तो उसको कहाँ ही छोड़ेगा, वो उस मछली तो इतनी स्पीड होती है उसकी, तो वो स्पीडली चले जाती है, तो कहाँ इसको चांस मिलेगा। बट खैर इसको हम देख लेते हैं, अभी आगे डिस्कस कर लेते हैं न्यूज़ में क्या है क्या नहीं। तो ये तो फिर तो स्लो चलता। तो ये क्या था, एक्सटेंट हो चुकी प्रजाति थी। एक्सटेंट मतलब समाप्त हो चुकी थी प्रजाति, समाप्त, लेकिन फिर से रीडिस्कवर्ड हुई है। ठीक है, बट रिसेंटली क्या हुआ, रीडिस्कवर हुई है। और रीडिस्कवर कब हुई है, जब हम इसकी बात करें, रीडिस्कवरी हुई है 2019, याद रख लेना 2019 में ये इसी की प्रजाति रीडिस्कवर हुई है इस टॉर्टॉइस की। ठीक है, तो इसका जो कॉमन नेम है, इसका नाम है फर्नांडिना आइलैंड, जहाँ से इसका नाम लिया फर्नांडिना, इसका नाम है फर्नांडिना आइलैंड से इसका नाम पड़ा, जो कि है गैलापागोस। गैलापागोस, आप बोलोगे क्या नाम अजीब और गरीब से बोल रही है, बट है तो है। गैलापागोस आइलैंड्स का कुछ द्वीप समूह है, मतलब आइलैंड्स हैं, गैलापागोस उनका नाम है। उसमें से एक आइलैंड है जिसका नाम है फर्नांडिडा। फर्नांडिडा, उस आइलैंड से इसका नाम पड़ा है फर्नांडिडा। इसको फर्नांडिडा भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर इसके रियल नेम पूछा जाए तो इसका है क्लियोनाइड फैंटास्टिकस, ये इसका नाम है। इसको जाइंट टॉर्टॉइस करके भी बोला जाता है। ठीक है, और इसका आप स्टेटस देख लेते हैं कि क्या स्टेटस है इसका IUCN रेड बुक डेटा लिस्ट में। तो इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोला हुआ, क्रिटिकली इंडेंजर्ड इसका स्टेटस है करंटली। पॉसिबली एक्सटेंट होने की कगार पे ही है, क्योंकि पहले आपको पता है कि ये एक्सटेंट हो चुके थे, लेकिन एक आदमी जो 1906 में, उन्होंने रेयरली इनको देखा होगा तो उन्होंने इसको देखा। ऐसे नॉर्मली देखे नहीं जाते, लेकिन मछुआरे लोगों ने इनकी प्रजाति देखी हुई जाते हुए समुद्र। सो दीज टॉर्टॉइस कैन नॉट स्विम, ये आपको पहली चीज़ बता दूँ क्या है ये, दीज टॉर्टॉइस कैन नॉट स्विम। ठीक, पहली बात हो गई। ठीक है, और ये आइलैंड टू अनदर आइलैंड नहीं जा सकते हैं, बट दे कैन बी कैरिड आउट, दे कैन बी कैरिड फ्रॉम गोलापास आइलैंड टू अनदर ड्यूरिंग मेजर स्टॉर्म्स वगैरह कुछ आ गए। ठीक है, तो फर्नांडिना आइलैंड के बारे में अगर हम बात कर लें, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट यंगेस्ट आइलैंड ऑफ द गोलापागोस आइलैंड। गोलापागोस आइलैंड के थर्ड जो फर्नांडिना आइलैंड है ना, गोलापागोस द्वीप समूह का फर्नांडिना आइलैंड जो है, ये थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है। थर्ड लार्जेस्ट किसका, मगर ये किस द्वीप समूह का पार्ट है, गोलापागस, गालापागस याद रखना। और गालापागस कहाँ है, इक्वाडोर के साइड में है। इक्वाडोर में अगर आपको मैप में दिखाऊंगे ना, इक्वाडोर के साइड में गालापागस आइलैंड के द्वीप समूह आपको देखने को मिलते हैं। आइए देख लेते हैं जल्दी से। तो ये इसकी लोकेशन अगर आपको देखा जाए तो ये आपका इक्वाडोर आ गया, ये कोलंबिया, ब्राज़ील, साउथ, ये पेरू, मतलब साउथ अमेरिका से यहाँ पे गालापागस आइलैंड का द्वीप समूह है। और ये मैं आपको बता दूँ कि जो आइलैंड है ये है वॉल्केनिक आइलैंड का समूह। तो वॉल्केनिक आइलैंड आपको पता है एकदम से इमर्ज हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा पुराने तो होते नहीं है, यंग ही इनको बोला जाता है। वॉल्केनिक आइलैंड का द्वीप समूह है, वहाँ से इरेप्ट हुआ। कौन से टाइप की थी इसमें, जो बोलते हैं शील्ड टाइप वॉल्केनिक, एक्टिव शील्ड। तो एक्टिव शील्ड जो वॉल्केनो थे वो यहाँ पे एक्सप्लोड हुए, तो वहाँ से ये आइलैंड बन के तैयार हुए, जैसे आपको पता ही होगा ज्योग्राफी से, जिन बच्चों ने पढ़ी हुई है। ठीक है, तो इसी तरीके का आपको पता होना चाहिए कौन से गालापागोस आइलैंड से क्या नाम। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है जो पिछले साल पूछे गए थे, मतलब 2021 में, कि इसी स्पेसीज से रिलेटेड पूछा गया था कि बताओ कौन सी स्पेसीज क्या है। तो इसमें पूछा था कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल हेज, ये थे मैरमोथ, ये थे पेंगोलिन, ये थे, टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रीडेटर्स, व्हिच ऑफ द अबव ऑर्गेनिजम्स रोल्स अप एंड प्रोटेक्ट्स इट्स देयर वल्नरेबिलिटी। मतलब कौन सा ऐसा प्रजाति का जानवर है जो अपने आप को खतरा महसूस होने पे, अपने आप को अगर खतरा महसूस होता है तो रोल हो जाता है। अब आप बोलोगे दोनों ही तो है यहाँ पे लेकिन तीसरा भी दिया हुआ है, तो कौन सा आंसर आप बोलोगे, तो आंसर आपका डी सही है। डी मतलब पहला और तीसरा। पहला और तीसरा क्या है, एक तो आपका आ गया हेडहॉग और दूसरा पेंगोलिन। आपको पता है इसमें से पेंगोलिन कौन है और हेडहॉग कौन सा है। आपका जो पेंगोलिन है ना, वो ये है, पेंगोलिन दिख रहा है, ये आपका पेंगोलिन है, इसको पेंगोलिन बोलते हैं। किसे, इसे जो चूहे की तरह दिख रहा है ना, पेंगोलिन ये है चूहे की तरह, इसको पेंगोलिन बोलते हैं। और हेडहॉग कौन सा है, हेडहॉग ये रहा, दिख रहा है आपको, हेडहॉग तो हेडहॉग के सामने ही है, पेंगोलिन यहाँ पे दिख रहा है, ये हेडहॉग है। और ये क्या बोलते हैं, ये हेडहॉग है
और ये आपका आ गया पेंगोलियन। समझ में आ रहा होगा, शक्ल देख लो आप। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी आपको पूछ सकती है, 2021 में ही क्वेश्चन आ रखा है। तो इस बार हमने डिस्कस किया गैलापागोस आइलैंड द्वीप समूह का फर्नांडिना आइलैंड से मिला है कौन सा, जिसको जाइंट टोटोइस के नाम से बोला जाता है, लेकिन इसका रियल नेम क्या है, क्लिनोइड फैंटास्टिकस जाइंट टोटोइस। ठीक है, जाइंट टोटोइस ये। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम देख लेते हैं। संत तुकाराम से रिलेटेड ये है, तुकाराम का हम देख लेते हैं अभी। ये है एक सेंट तुकाराम। पहले आप इनको फोटो देख लीजिए। संत कबीर तुकाराम करके हमारे चैप्टर में सरस भारती में जब हम बच्चे होते थे तो हमने पढ़ा था वैसे हिंदियों में। कई लोगों ने देखा होगा, इनको नहीं देखा होगा, नाम तो ज़रूर सुना होगा, नहीं सुना है तो आप देख लें इनको। सेंट तुकाराम एक शिला टेम्पल है, ये इसकी स्थापना की गई है, पीएम मोदी द्वारा इनागोरेट हुआ है। कुछ शिला टेम्पल है तो शिला का मतलब क्या होता है, पत्थर है ना, शिला टेम्पल है तो पत्थर है। तो ये जो शिला आपको दिख रही है ना ये टेम्पल में, ये इसको शिला टेम्पल के नाम से बोला गया। और उद्घाटन इसका किया था किसने, पीएम मोदी जी ने इनका रिसेंटली उद्घाटन किया हुआ इस मंदिर का, जो कि शिला टेम्पल है। कहाँ पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, देहू, देहू शिवा। तो ऐसे कनेक्ट कर लेना, शिव मंदिर का टेम्पल है देहू। ठीक है, देहू शिवा हर वो नहीं है हर कर मन, तो ठीक है, यहीं से इसको याद रखना, देहू शिवा। तो देहू में है, डिस्ट्रिक्ट है ये कहाँ की, पुणे की। ठीक, पुणे की डिस्ट्रिक्ट है देहू, वहाँ के पुणे की महाराष्ट्र में ये टेम्पल है, शिला टेम्पल। ठीक है, और ये क्या है, शिला जैसे आपको पता है क्या होता है कि एक स्लैब होती है स्टोन की, जिसको बोलते हैं शिला। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या स्टोरी है क्या नहीं। आप इसको देख लें, शिला टेम्पल को पहले तो अच्छे से देख लें, और मैं इसके बारे में बताती हूँ कि स्लैब स्टोन है जिसे शिला कहा जाता है। ये वो स्टोन है जिस पर संत कबीर तुकाराम ने 13 दिन बिताए थे। संत कबीर तुकाराम इन्होंने 13 दिन बिताए थे इसके ऊपर, इस शिला के ऊपर, ऐसा माना जाता है। तो वहाँ पर इस पर बैठ कर उन्होंने सारी पोइट्री एक्सेट्रा जितना भी वर्क था उनका, पोइट्री तो है वो है जो भी थे, पोइट्री वर्क उन्होंने लिखा या लिखा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, लिखते थे जिसे भयांग कहा जाता था, ये पोइट्री वगैरह, इसका नाम उन्होंने क्या, भयांग कहा जाता था इसको। तो उनकी ऑथेंटिसिटी को क्वेश्चन किया गया था कि क्या ये ओरिजिनल कंपोजिशन है। उनको किसी ने ऑथेंटिसिटी की, क्या ऑथेंटिक है ये जो लिखते हैं, क्या इन्होंने लिखा हुआ है, ऐसा करके इनको एक क्वेश्चन कर लिया था कि क्या इन्हीं के द्वारा लिखा गया, ओरिजिनल है। तब क्या किया उन्होंने, जब इस बात को चैलेंज किया गया तो उन्होंने अपने पूरे वर्क को, जितना भी उन्होंने वर्क लिखा था, पूरे वर्क को उन्होंने इंद्रायणी नदी रिवर में डुबो दिया। कौन सी रिवर है, इंद्रायणी रिवर में डुबो दिया। जब उनको चैलेंज किया गया, बोलोगे कैसे है, ये तो डुबो ही दिया उन्होंने। अब सुनो आगे क्या है। और उसके बाद 13 दिनों तक क्या किया उन्होंने, वह इसी शिला के ऊपर बैठे रहे। कौन सी शिला, जो है शिला जिसको पत्थर स्लैब बोलते हैं, इसके ऊपर ही बैठे रहे। कितने दिन तक, 13 दिनों तक ऐसा माना था कि वो इसी स्लैब के ऊपर बैठे रहे थे, जिसको शिला बोलते हैं। ठीक है, और 13 दिनों के बाद आप चमत्कार देखिए कि क्या हुआ वहाँ पे, मिरेक्युलसली एकदम जादुई तरीके से क्या हुआ, जो कि वहाँ पे टेक्स्ट थे वो वापस रीअपेयर हो गए उस नदी में जो डूब गए थे। और उनकी जो ऑथेंटिसिटी को प्रूफ करने के लिए ऐसा माना जाता है कि वो वहाँ नदी में वापस से रीबर्थ हो गया उनका। तो वो जो 13 दिन उन्होंने इस शिला में बिताए थे, इसी शिला को बहुत सेक्रेड पवित्र माना जाता है, जिसको जो एक वेकरियस सेक्ट के लोग हैं ना पुणे में, वो इसको बहुत मानते हैं। तो इस तरीके से शिला टेम्पल की हिस्ट्री मैंने आपको बता दी थी। तो जो शिला है वर्तमान में वो देहू संस्थान में है, प्रेमिसेस में है, देहू संस्थान में। एंड इट हैज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज की प्लेस अगर आप बोलो, श्रद्धालु वहाँ पर जाते हैं। जो संस्था है उन्होंने इनके ऊपर सिल्वर कास्टिंग करी गई थी, मतलब सिल्वर कास्टिंग जैसे आपको दिखाया था ना, इस शिला के ऊपर सिल्वर कास्टिंग करी गई थी। लेकिन बाद में पता चला कि चोरी हो गई थी। एंड बाद में लोगों ने बोला कि जो ये सिल्वर कवरिंग के साथ साथ हमें संत तुकाराम की इमेज भी इसमें लगाई जाए, ऐसा किया जाए। तो अब काम चल रहा है, उस पर हो रहा है। और जो वाकरी सेक्ट है ना सोसाइटी का, जो वाकरी आप बोले एक सेक्ट है सोसाइटी का, पुणे में जैसे बोलते हैं, तो कम्युनिटी, उनके बारे में अगर हम देखें तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। उनको जो मैसेजेस थे वो कास्टलेस सोसाइटी, तुकाराम के जो मैसेजेस थे कास्टलेस सोसाइटी को लेकर, और उनकी डिनाइल जो रिचुअल्स को लेकर कि क्या पूजा, मतलब पूजा पाठ में फालतू के जो रिचुअल्स होते हैं, हैड टू लेट अ सोशल मूवमेंट एक्सेट्रा। तो उन्होंने इसको लेकर उन्होंने क्या किया, उन वकारी लोगों ने, जैसे आप देख लो इस तरीके से उन्होंने अपनी बिना बात के आप पाखंड या उनको खंडन किया उन्होंने इसका, और उसका प्रचार प्रसार भी आप अच्छे से किया। तो ठीक है, समझ में आई आपको कहाँ से क्या है। इस तरीके से वो दिखाया जाता है, इनको विट्ठल्स या वरकारी भी बोला जाता है। विट्ठल्स बहुत फेमस है पुणे में, अगर आप महाराष्ट्र में, पता ही होगा सबको, है ना। तो संत कबीर तुकाराम से ही वारी पिलग्रिमेज की शुरुआत होती है। और वारी पिलग्रिमेज के दौरान जो डिवोटीज होते हैं ना, वो जो देहू का टेम्पल है, देहू शिवा तो डिस्ट्रिक्ट में है ना, तो वो देहू टेम्पल जो टाउन है, और जो आलंदी है वहाँ जो पादुका होती है संत तुकाराम जी के, उसके साथ ट्रैवल करते हैं। ठीक है,
आलंदी क्या, जो उनकी पादुकाएं होती हैं वहाँ से उनको लेकर के ट्रैवल करते हैं उसके साथ। और ये जो पिलग्रिमेज है ये वो एकादशी के दिन खुलता है, कंप्लीट होता है। और इसका इससे रिलेटेड आपके एकादशी आता है, इससे रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या था। 2017 में क्वेश्चन आया था, विद रेफरेंस टू कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द त्यागराजा कृतिस आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। त्यागराजा क्रिएटेड सेवरल न्यू religions. Annamacharya and Tyagaraja are contemporaries. Annamacharya Kirtans are devotional songs in praise of Lord Venkateshwara. Which of the statement is given is or are correct? ऐसा पूछा गया था तो राइट आंसर आपका क्या है? बी है जी। आपका सेकंड और फोर्थ ही सही है यहाँ पे, मतलब त्यागराज क्रिएटेड सेवरल न्यू religions एंड जो आपका फोर्थ स्टेटमेंट है यहाँ पे, अन्नमाचार्य कीर्तन्स आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं घुमा फिरा करके। आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है, जो है पीएम मोदी ने क्या किया हाल ही में, जो आप बोल सकते हैं इन स्पेस, हमने कल भी डिस्कस किया था, मैं फिर से वही बता रही हूँ। इन स्पेस जो आपकी मैंने वन लाइन में बताया था उसी के बारे में हम आगे पढ़ते हैं और देख लेते हैं। ठीक है, ये है इन स्पेस प्रोग्राम है, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। पीएम ने क्या किया, पीएम मोदी ने हाल ही में जो हेडक्वार्टर है इन स्पेस का, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉराइजेशन सेंटर जिसको हम बोलते हैं इन स्पेस, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, उसको गुजरात के अहमदाबाद में इनॉग्रेट किया। कहाँ पे किया? गुजरात। कहाँ पे किया है इसको? गुजरात के अहमदाबाद में इनॉग्रेट किया है। ठीक है, और ये जो एक इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी है जो डिपार्टमेंट है ऑफ स्पेस के तहत काम करती है, इसका बेसिक एम क्या होता है? इनकरेज और प्रमोट करना प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन द स्पेस सेक्टर। और हेडक्वार्टर मैंने जब आपको बता दिया हुआ कहाँ पे? अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात। ठीक, अब इसमें क्या है, मेंबरों की बात कर लेते हैं, कितने मेंबर हैं यहाँ पे। बेसिकली क्या, प्राइवेट सेक्टर, जैसे फॉरेन कंट्री में आप देखें यूएस यूके, तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे से काम करता है स्पेस की टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में। बट वेयर एज इंडिया में आप देखेंगे तो ऐसा माना जाता है कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उसमें, गवर्नमेंट तो क्योंकि आप जो आपकी साइंस एंड टेक, आपका दिमाग है R&D या रिसर्च वगैरह, वो एक फील्ड तक सीमित नहीं हो सकता। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप आइए, प्राइवेट सेक्टर्स को भी इसे मौका देने का बात की गई है कि उसमें भी आप इन्वेस्ट कर रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दिमाग जो भी है आपका। ठीक है, इसलिए स्थापित इसकी मैं बताऊँ। और मेंबर की अगर हम बात कर लेते हैं, एक चेयरमैन यहाँ पर टेक्निकल है एक्सपर्ट्स का, सेफ्टी एक्सपर्ट्स है, एक्सपर्ट फ्रॉम एकेडमिया एंड इंडस्ट्रीज, लीगल एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स, मेंबर ऑफ PMO एंड MEA ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फंक्शन क्या है, काम वही मैं बता दूँ, इट असेस द नीड्स ऑफ द डिमांड ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स। ये कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स की डिमांड को एसेस कर पाएँ। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, इंक्लूडिंग एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड एक्सप्लोर ways to accommodate these requirements in consultation with ISRO in space has been established a single window nodal agency with its own cadre। एक सिंगल विंडो ओपन करने की कोशिश की गई है स्पेस इन स्पेस के द्वारा यहाँ पे, जिसकी नोडल एजेंसी होगी ISRO जो होगी वो इसकी नोडल एजेंसी होगी। क्या नाम है जिसका? ISRO जो होगी वो इसकी स्पेस की नोडल एजेंसी। ISRO के अंतर्गत ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। और कार्डर विच परमिट्स ओवरसीज एक्टिविटीज़, लाइक कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है ISRO के अंदर वो उसको परमिट करता है, जैसे कि स्पेस की एक्चुअल रोवर्स बनाना, ठीक है, लॉन्च करना, सैटेलाइट लॉन्च करना, शेयरिंग ऑफ स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें ISRO के अंतर्गत इसमें रहेंगी, ताकि सेफ्टी के तरीके से ISRO उसका हेड रहेगा नोडल एजेंसी, तो उसके अंतर्गत देख रेख का सारा काम किया जाएगा। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेम्पररी फैसिलिटीज़ भी इसमें देखी जाएंगी विद प्रेमिसेस ऑफ ISRO का मैनेजमेंट जरूरी नोडल एजेंसी, बिकॉज ISRO है। कंट्रोल बेस्ड ऑन सेफ्टी नॉर्म्स के कंट्रोल होंगे कि सेफ्टी को देखा ध्यान में रखकर। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं जो कि है नीली झील से लेकर के। नीली झील जैसा आप जाते हैं, PM मोदी ने इसको, ये वाला हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आर्टिकल की हम बढ़ चलते हैं, वो है नीली झील से रिलेटेड है। क्या है नीली झील? इसका मतलब ये नहीं कि झील ही नीली है, नॉर्मली आप देखोगे पानी तो नीला ही दिखता है, तो उसी से रिलेटेड है। अब हम देख लेते हैं कहाँ पे है, इन न्यूज़ में क्या रहा है इससे रिलेटेड, इसको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, हैज़ गिवन परमिशन टू डेवलप द एरियाज। कौन से? नीली झील के आसपास के एरिया को डेवलप करने की परमिशन दे दी है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने। नियर कौन सा एरिया यहाँ के पास पड़ता है? असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एज एन इको टूरिज्म के हब के तौर पे उसको बनाने की बात करी जा रही है, जो नीली झील के आसपास है। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बता दूं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रामसार, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कौन सी है? असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देख लियो यहाँ पे, ये दिख रहा है असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और ये दिल्ली का एरिया मैं बता दूं आपको, आप बोलोगे कि कहाँ की बात चल रही है, दिल्ली, इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने उसकी परमिशन। तो असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अगर हम देख ले तो असोला भाटी जो एक फॉरेस्ट जंगल का एरिया जिसको बोलते हैं जंगल जैसा, वहाँ पर एक हिडन लेक मिली है जिसका नाम है नीली झील। एक गुप्त झील है जिसको पता नहीं था लोगों को, तो वो अभी डिस्कवर हुई, इसको बोलते हैं नीली झील। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा एरिया और इसको हिडन झील रही है। इसे इको टूरिज्म हब के रूप में डेवलप करने की प्लान चल रही है। और यहाँ पर हमें स्टेप सिटी फैसिलिटी, एम्फीबियन मिलेंगे, एक प्रकार का, जैसे आपके पेवेलियन होता है ना,
पेवेलियन की तरह इसको डेवलप करेंगे, जैसे आपने फॉरेन कंट्रीज की मूवी देखा होगा, जैसे बैठते हैं वहाँ पे पेवेलियन की तरह ही होगा, जैसा जहाँ पे लोग बैठते हैं जैसे कि, और इको फ्रेंडली इसको बनाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे कि और भी बड़ी सारी चीज़ें होंगी कि सेफ्टी, सेल्फी पॉइंट होगा, टॉयलेट होंगे, 3D एनिमल एग्जीबिशन किया जाएगा, एंड पार्किंग होगी, ये सब चीज़ें वहाँ पे देखने डेवलप की जाएंगी ताकि इसको नीली झील को डेवलप कर सकें, ठीक है। और कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बार बोल रही हूँ, सोला भाटी, ठीक। और बैम्बू और अदर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे, इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट की तरह इसमें बैम्बू का इस्तेमाल किया जाएगा, और ई व्हीकल का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे, बिकॉज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो हमें एनवायरमेंट मतलब अच्छा चाहिए, क्लीन। सोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर हम बात कर ले तो इसकी लोकेशन कहाँ पे, मैंने सबको बताया दिल्ली अभी कहाँ, साउथ रिज सेक्शन है और अरावली रेंजेस, और जो कि दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर है वहाँ पे, जैसे आपको पता ही होगा अरावली हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे आपको मालूम होगा ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये आपकी लोकेशन है, यहाँ पे आपका राजस्थान, यहाँ पे आने को, तो यहाँ की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे दिल्ली के साइड में, यहाँ पे और राजस्थान के हरियाणा के पास, यहाँ पे ये एरिया जो आप बोलते हैं ना, यहाँ पे अरावली माउंटेन रेंजेस हिल्स हैं, तो यहाँ पे ये जो सोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे ये लोकेट है, अरावली हिल्स, ठीक है, साउथ ऑफ रिज सेक्शन ऑफ अरावली, साउथ वाली साइड में, ठीक है, तो अरावली के भी। तो ये सेंचुरी क्या है, कंटेन करती है किसको, वन ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग रेमिनेंट्स ऑफ द दिल्ली रिज विल रेंज एंड इट्स सेमी एरिड फॉरेस्ट हैबिटेट एंड इट्स डिपेंडेंट वाइल्ड लाइफ। ये आप कुछ अवशेष हैं जो लास्ट सर्वाइविंग हम इसको बोल सकते हैं, अरावली रेंजेस के कुछ रिमेन्स हैं जो इसको इस एरिया में पाए जाते हैं वो लास्ट। तो यहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो सेमी एरिड इसको बोल सकते हैं, पता है राजस्थान वाला एरिया थोड़ा सूखा सूखा, तो सेमी एरिड दिल्ली तक आते आते हैं, ठीक है। तो सेंचुरी क्या है, 23 स्पीसीज लेती हैं किसकी, मैमल्स की, 252 बर्ड्स हैं, बर्ड्स की स्पेसीज़ हैं, एंड 28 रेप्टाइल की स्पेसीज़ हैं, रेंगते हुए रेप्टाइल्स की हैं, बर्ड्स की, जैसे आपको देखने को मिल रहा है बर्ड्स की स्पेसीज़ है ना, दिख रहा है जैसे यहाँ पे आपको बर्ड्स की दिख रही होगी, रेप्टाइल्स की हैं, तो कितनी है मैं आप फिर बता दूँ, 23 स्पेसीज़ आपकी मैमल्स की हैं, 252 बर्ड्स की हैं स्पेसीज़, एंड रेप्टाइल्स की 28 हैं, और बटरफ्लाइज भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं, 86 बटरफ्लाइज स्पेसीज़, ठीक है। एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ, ये देखो आपको ऐसा कुछ दिखता है, ये इको टूरिज्म कार्ड यहाँ पे बोला गया, इसको डेवलप करेंगे हम लोग यहाँ पे, और कहाँ पे, सोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर टूरिज्म एनिमल्स की मैं बात करूँ, एनिमल्स में आपको देखने को मिलेगा ऐसे बहुत सारे हैं, जैकल है, लेपर्ड है, पाम है आपका, ब्लैक बग है यहाँ पे, ग्रे मोंगूस है, फिर रूडी मोंगूस है, फिर स्ट्रिप्ड हिना है, और बहुत सारे ऐसे आपकी इतने सारे याद तो नहीं रहेंगे, बट लेकिन वो पिक्चर दिखाई तो उनमें से कुछ तो आपको याद रहेंगे, ठीक है। हिस्टोरिकल प्लेस अगर हम इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास की देख लें तो यहाँ पे क्या है, सूरज कुंड, इसके आसपास क्या है हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसे कि सूरज कुंड डैम आपको देखने को मिल रहा है, ये सूरज कुंड डैम और अंगपुर डैम, ये दोनों की दोनों मैं बता दूं आपको कौन से, सूरज याद रखना, सूरज कुंड और अंगपुर जो ये डैम, सूरज कुंड और अंगपुर जो डैम, ये एरिया कहाँ पे मिलता है आपका, दोनों के दोनों कहाँ पे हैं, हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा, दिल्ली में नहीं है ये, हरियाणा में, क्योंकि दिल्ली के और हरियाणा के बॉर्डर में बताया ना। और वैसे ही आपका दिल्ली में एक तुगलकाबाद फोर्ट है और आदिबाद है, तुगलकाबाद और आदिबाद है, ये कहाँ पे हैं, और छत्रपुर टेम्पल आपका कहाँ पे, और छत्रपुर टेम्पल, 3 चीज़ें वो है दिल्ली में, ठीक है, ये हरियाणा में मिलेंगे आपको दोनों, देख लीजिए कुछ ऐसा दिखता है आपका, सूरजखंड एंशिएंट रिजर्वर, और ये हरियाणा की बात चल रही है, और अंक डैम जो है हिस्टोरिकल प्लेसेस अगर मैं बात करूँ, सूरजकुंड, ठीक है, दिख रहा है। अब हम आगे हम बात कर लें अगर वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट की, अगर ILO जिसको बोलते हैं ग्लोबल समिट, वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट, तो इसका हम डिस्कस कर लेते हैं, एक छोटा सा आर्टिकल था, चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये ILO की अगर हम बात करें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज़ पार्टिसिपेटेड इन अ हाई लेवल पैनल डिस्कशन अंडर द वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज किया है कहाँ पे, किसके द्वारा किया जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं ILO, ठीक है। ये जो समिट है वो ऑर्गेनाइज बाय ऑन दी साइडलाइंस ऑफ द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी, अगर मैं बात करूँ थीम की, अगर हम बात कर लें कि थीम क्या थी, तो थीम थी टैकलिंग मल्टीपल ग्लोबल क्राइसिस। कौन कौन से ग्लोबल क्राइसिस अगर हम बात करें, उसमें प्रमोटिंग आपका ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी एंड रेजिलेंस, ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी एंड रेजिलेंस की बात हुई थी, इसकी थीम थी। अब ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात कर लें तो क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ये जो कई सारे ऑब्जेक्टिव और चैलेंजेस दुनिया में वर्ल्ड ऑफ वर्क फेस कर रहा है, कामगार स्पेशली इसको वर्कर्स बोलते हैं, कामगारों की जो दुनिया है वे महसूस करती है कि जो चीज़ें हैं बड़े दबाव में हैं, उस पर बात की गई है यहाँ पे। इनइक्वालिटी जैसे आपको देखते जा रहे हो कि इनइक्वालिटीज़ जो है वो बढ़ती जाती हैं, है ना। क्लाइमेट की चेंज की अगर दूसरी बात करें वो भी है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर हम देखें जो गरीब देश हैं उनके तो लेबर्स अभी भी मैनुअली वर्क करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्सेस में काम करना पड़ता है और सैलरी उसके कंपेरेटिव में कम मिलती है, तो अनइक्वल टेक्नोलॉजिकल भी उसमें भेदभाव है, और इससे जो नुकसान हो रहे हैं उन पर बातचीत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सारे एक्शन डिस्कस किए गए हैं जो कि कंट्रीज़ को लेने होंगे, ठीक है। हम अगर इन चैलेंजेस को हैंडल करना चाहते हैं तो हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ह्यूमन सेंटर्ड रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल रिकवरी पर फोकस करना पड़ेगा, जो वही मैंने आपको बात बोली, रिकवरी एंड रेजिलिएंट पे बात करना पड़ेगा।
अब इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें, इट इज़ द ओनली ट्राइपेट यूनाइटेड नेशन एजेंसी। ट्राइपेट का मतलब क्या है, जिसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर भी हैं, गवर्नमेंट भी है, तीनों एक साथ काम कर रही है। वर्कर भी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी काम कर रही है, और जो एम्प्लॉयज़ वो सारे तीनों ट्राइपेट एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पहली, ठीक है। और मैं अगर इसकी बात कर लूँ और क्या क्या फीचर्स हैं इसमें, तो आपको देखने को मिलेगा इसके कितने सारे मेंबर्स हैं। इसके 187 मेंबर स्टेट हैं। इसकी कितनी 187 मेंबर स्टेट हैं, और जिसमें इंडिया भी शामिल है। इसलिए तो मैं पढ़ा रही हूँ इसको, नहीं तो हम डिस्कस भी नहीं कर रहे होते। जिसके अकॉर्डिंग अपने लेबर स्टैंडर्ड्स डिफाइन करता है इंडिया भी। 1919 में ये ट्रीटी हुई थी, कहाँ पे, वर्सलीज के तहत बनाया गया था 1919। इंडिया में उस वक्त क्या था, 1919 में जलियांवाला बड़ा हत्याकांड आपको देखने को मिलेगा, रूलर अटैक, ये सब घटनाएं 1919 में चल रही थी। तो उस वक्त जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज थी ना, जिन्होंने 9th क्लास की हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, फर्स्ट चैप्टर जाके पढ़ लें, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, वहाँ पे आपको देखने को मिला है। उसके तहत क्या गया था कि लीग ऑफ नेशंस का, इन शॉर्ट में मैं बताऊँ क्या हुआ था। लीग ऑफ नेशन जो था वो एक एफिलिएटेड एजेंसी बन के सामने आई थी, ठीक है, लीग ऑफ नेशन, जो कि बाद में खत्म हो गया था। उसकी जगह पे क्या आया था, यूएन आया। और यूएन की स्थापना अगर मैं पूछूँ कब हुई थी, तो यूएन की स्थापना कब हुई थी, 1946 में हुई थी, 1946। इसको यूएन को डब्ल्यूटीओ के साथ मत करना। डब्ल्यूटीओ की अगर मैं बोलूँ स्थापना कब हुई थी, तो यूएन 1995 में बनाया गया है ना। तो यूएन अलग है, ये डब्ल्यूटीओ अलग है, ये ट्रेड से रिलेटेड है, और ये यूनाइटेड नेशन से कॉन्फ्रेंस, जैसे आपको यूएनएससी अभी रशिया यूक्रेन इसको बोल रहे हैं, सब भाग दो, ठीक है, तो वो अलग है टोटल। तो लीग ऑफ नेशन थी, उसकी जगह पे क्या आ गया, यूएन 1946 में आया। कब आया, 1946 में ये आया यूएन, लीग ऑफ नेशंस के बाद। तो इसके बाद पहली बार यूएन के साथ स्पेशलाइज होने वाली एजेंसी बनी, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, जिनेवा। जिनेवा आपको पता ही होगा कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड, ठीक, जिनेवा स्विट्जरलैंड। बहुत बार सुना होगा मैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये वाले प्रोटोकॉल, कॉप 96, ग्लासगो, वेस्को। पर तो यहाँ पे याद रखना है कि जिनेवा यहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, स्विट्जरलैंड। और रिसीव करता है ये नोबेल पीस प्राइज इन 1969 लेबर के लिए है, याद रखना। आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है। यहाँ पे वर्ल्ड समिट चल रहा है। इसी से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जो आया था हमारे 2018 में। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन है 138 एंड 182 आर रिलेटेड टू, किस चीज़ से रिलेटेड पूछा गया था, कि चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है क्या, ऐसा है क्या। एडाप्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है क्या। रेगुलेशन ऑफ फूड प्राइसेस है क्या, नहीं, तो क्योंकि वो फूड प्राइसेस वगैरह डब्ल्यूटीओ का काम है कि कहाँ से ट्रेड का करना। जेंडर पैरिटी है क्या, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात की क्या, नहीं। तो आपको लेबर ही दिख रहा, तो किससे रिलेटेड होगा ये, ऑब्वियसली इसमें चाइल्ड। तो राइट आंसर वुड बी आंसर ए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब लास्ट आपका एक आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको 1 by 1 विजन न्यूज़ डिस्कस कर लेंगे, और भी कुछ रह जाएगा तो वो एक के साथ डिस्कस कर लेंगे 12 और 13 जून का। इसके साथ आप मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, मैंने लिंक आपको दे दिया होगा, यहाँ पे टॉप में आ जाएगा, नहीं होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला कमेंट, मेरा फर्स्ट कमेंट ज़रूर देखें, ठीक है। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। गाइडलाइंस फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंडोर्समेंट फॉर मिसलीडिंग एक्ट 2022 क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका अगर मैं इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ क्या बोलते हैं इसको, CCPA एक्ट, जो कि है 2022 रिसेंटली बनाया गया है। इसका मतलब क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है। सीपीए द्वारा कुछ गाइडलाइंस रखी गई हैं। गाइडलाइंस किस लिए रखी गई हैं, ताकि जो एडवर्टीजमेंट है, एड सेक्टर है, वहाँ पे कुछ भी आप इंडोर्स नहीं कर सकते, और आप बच नहीं सकते उससे, ठीक है, कि आपने कुछ भी इंडोर्स कर दिया, कुछ गलत भी आप उसको इंडोर्स करें। जैसे हम देखने को मिलता है आजकल, बहुत सारे बच्चे किसी चीज़ को देखेंगे, उसी को इंडोर्स करेंगे, और वही लेके जिद पकड़ लेते, चाहे उनकी हेल्थ के लिए अच्छा ना हो, ठीक है। तो ये एक गुड अच्छा इनिशिएटिव है मेरी तरफ से। तो आपका क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की अगर हम बात कर लें, कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे रखी गई हैं। इन गाइडलाइंस में क्या बताया गया है, कि इन गाइडलाइंस में यही बताया गया है कि जो आप गलत एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते अभी, कि जैसे आप कई तरीके थे ना, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट करते थे, आप ब्रांड मास्टर बन जाते थे किसी के भी ब्रांड को बेचने के लिए। जैसे आप बोलते थे कोका कोला पीना चाहिए, है ना, तो आप कोका कोला से टॉयलेट साफ करें तो आप देखेंगे बहुत अच्छी चमकती है। तो आप सोचो अगर वो आपके पेट में जाएगा तो क्या हश्र होगा उसका, है ना। तो ऐसे कई तरीके की फॉल्सी ऐड की जाती थी ब्रांड्स को लेकर के। तो अभी क्या बोला है कि ब्रांड्स को बेचने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उसे CCPA को रोकने की कोशिश करता है। उसको CCPA क्या करता है, जिसको मैं बोला सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये इसको रोकता है अगर कोई भी फॉल्सी एडवर्टाइजमेंट आती है। तो ये क्या प्रोविजन दी गई है, यहाँ पे कुछ प्रोविजन दी गई कि अगर कोई भी ऐसा आर्टिकल है या गुड्स हैं जो बच्चों को टारगेट करके बेची जा रही हैं स्पेशली, जैसे, और उसमें कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से उसमें हेल्थ वार्निंग दी हो, तो बच्चे उसे नहीं खरीद सकते। उसमें देनी पड़ेगी हेल्थ वार्निंग, और उसको बच्चे नहीं खरीद सकते। ऐसा किसी भी प्रोडक्ट को लेकर आप करें तो पर्सनालिटी इंडोर्स नहीं करेगी, ठीक है। जैसे कोई भी पर्सनालिटी जैसे है, उस बच्चे से कोई भी पर्सनालिटी इंडोर्स नहीं करेगी, जो कि स्पोर्ट्स सेक्टर से, आप बोलोगे स्पोर्ट्स सेक्टर वाले उसको बेच नहीं सकते। म्यूजिक सेक्टर से रिलेटेड कोई बच्चे उसको पर्सनालिटी उसको बेच नहीं सकती, और सिनेमा से रिलेटेड भी उसको प्रभावित नहीं कर पाएंगे कि हमने उनकी ऐड बनाई कि आओ और पियो, जैसे कुछ भी है और खाओ।
ठीक है, क्योंकि इस पर्सनालिटीज़ का क्या है, बच्चों पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना कि आप बच्चे जो देखेंगे वही लेंगे। और फिर जो क्या होगा कि अच्छा जिद, तो उसके बाद क्या होगा, बच्चे जिद करना स्टार्ट कर देते हैं और अपने माता पिता को बोलते हैं कि हमें यही प्रोडक्ट चाहिए, हमने यही खाना, चाहे वो सेहत के लिए अच्छा नहीं। ठीक है, तो जबकि उनके पिता उनको कैसे ला के देते नुकसानदेह चीज़। हाँ, वो बच्चे चीज़ें नहीं ले सकते, तो उनके माता वो प्रोविज़न ये है कि उनके बच्चे वो चीज़ नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इन गाइडलाइंस में और भी तरीके हैं, जैसे कई लोग क्या होता है कि प्रोहिबिटेड सरोगेटेड ऐड की बात करते हैं। सरोगेटेड आप बोलोगे ये क्या तरीका सरोगेटेड ऐड? सरोगेटेड ऐड में आपको बता दूं, जैसे एक ब्रांड है उसी की मल्टीपल ब्रांचेज होंगी, तो आपको लगेगा शायद ये अलग अलग है ना। जैसे आपको पता होगा हिंदुस्तान लेवल, मैंने कल की ऐड में बताया, हिंदुस्तान लेवल लिमिटेड की ही आपका एक हॉर्लिक्स है और उसी का आप देख लें तो क्या है, बूस्ट है, और दोनों के दोनों बच्चों से रिलेटेड है। मैं सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ, यहाँ पे किसी को ऑफेंड नहीं कर रही हूँ, बस आई होप समझ में आ जाए। उसी का प्रोडक्ट हॉर्लिक्स है, उसी का बूस्ट है। हमको क्या लगता है नॉर्मल कॉमन पीपल को, शायद ये दोनों के दोनों एनर्जी ड्रिंक है और शायद बहुत काम करते हो, जबकि आपको पता है कि उसमें सिर्फ गेहूं और कुछ कॉन्टेक्स्ट होते हैं। वो आप चाहें तो नॉर्मल आप दलिया दुलिया खाएंगे तो उसमें भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, और अपनी डाइट ठीक रखें बस। बट एनीवेज, और ये दोनों की दोनों आपको लगेगा कि अलग अलग कंपनी, सबकी है कौन है, हिंदुस्तान लिमिटेड, ये एक ही ब्रांडिंग है, तो सरोगेट कर रही है, मतलब माता पिता कोई और नहीं है इसके, मतलब प्रोडक्ट है। इस तरीके से सरोगेट क्या है, प्रोहिबिटेड सरोगेटेड एड। एक और एग्जांपल मैं इसका बताऊं, इट बैन्स सरोगेट एड्स, जैसे कि आप ब्रांड ऑलरेडी बेम्ड है तो उसे नाम से पूरी तरह से ब्रांड सेल करती है। जैसे कि आपको पता हो कि ब्लू इंपेरियल रिसेंटली क्या हुआ कि गवर्नमेंट के द्वारा ब्लू इंपेरियल, आपको पता है कि क्या था, एक लिक्कर था, शराब ही, स्पेशली बॉयज़ हैं इनको पता होगा, ब्लू इंपेरियल, तो उसको क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, बैन कर दिया। ठीक है, अब क्या किया उसी नाम से, और उन्होंने क्या किया, एक बड़े स्मार्टली का किया, न्यू इंपीरियल ब्लू सीडी उन्होंने निकाल दी मार्केट में। प्यार की राह में चलते रहना, ऐसे करके तो हमें पता नहीं चलता कि वो ऐड किस चीज़ की, मेंस विल बी मेंस, है ना, ऐसे करके। तो ब्लू सीरीज करके निकाल दी उन्होंने, मार्केट में आ गई और उसी नाम से आ गई जिसका ब्रांड था। बेशक वो शराब नहीं, लेकिन उस नाम से वो क्या कर रहे हैं, आप सीडी बेच रहे हैं। इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि आपके दिमाग में जो चित्र बन रहा है, आपके माइंड के साथ खेला जा रहा है कि आप उस ब्रांड को अभी भी आपने याद रखा हुआ है ना। तो ऐसे कुछ कंपनीज अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं, जिसको बोलते हैं प्रोहिबिटेड सरोगेट एड्स। ठीक है, बूस्ट करती है कंपनी, जैसे मैंने आपको बता दिया, एक ही ऐड को उसी को बूस्ट करके वो खरीद लेती हैं। ठीक है, ऐसे क्या है, फ्री क्लेम्स भी काफ़ी सारे एड्स देती है। दूसरा क्या है, इसमें बोलेंगे कि फ्री, पहला क्या था सरोगेट, हमने पढ़ा सरोगेट एड्स और प्रोहिबिशन ऑफ सरोगेट एड्स का मना ही है। और दूसरा क्या आपने देखा कि फ्री क्लेम्स में आपको देखने को मिला कि इतने % डिस्काउंट, 18% डिस्काउंट, बाय वन गेट वन फ्री, ऐसे डिस्काउंट्स के भी आप कंज्यूमर क्या कर जाते हैं, वो प्राइस बढ़ा करके 2 प्रोडक्ट्स उनको बेच देते हैं, जबकि कंज्यूमर को बेचना भी नहीं चाहता है। ठीक है, तीसरा इसमें बोला होगा कि बायस ऐड जो होती है, बेट उसको बोलते हैं BAT, थर्ड बेट ऐड का प्रावधान है। इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर को बोला जाता है कि आपका क्या है, स्लो प्राइस पे आप उनको कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और डिसेप्टिव ऐड भी है कि जैसे आपको बोला जाता है यहाँ पे आप आ जाइए, वहाँ पे प्रोडक्ट आपका कम होगा, जैसे मॉल में यहाँ पे कुछ हो रहा है, उसकी बजाय आप कोई और टीवी या कुछ और आपको ज़बरदस्ती दिला दी जाएगा क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक है। तो इस तरीके का कुछ प्रावधान इसमें किया गया है। साथ ही साथ इसमें एक और मैं बता दूँ कि जो ऐड है इंडिया में तो होगी ही नहीं, इसको प्रमोट ही नहीं कर पाएंगे जो बड़े स्टार्स या अथॉरिटीज़ या स्पोर्ट्स पर्सन में जो इन्फ्लुएंस करता है, अगर ऐसा कुछ डबल ऐसे दिखाने को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है या फॉल्सी ऐड दिखाई जा रही है। साथ ही साथ NRI, इंडिया के बाहर भी ये एड्स अलाउ नहीं होंगे। अगर वो इंडिया की 50% करके आप बोलोगे इंडिया में नहीं बनाया तो बाहर तो बना रहे ना, लेकिन बाहर भी ये नहीं बनाया जाएगा। तो इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव, मेरे तरफ से तो मैं बोलती हूँ कि इट इज़ अ काइंड ऑफ अ गुड इनिशिएटिव। अब अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक आपका कुछ डेटा से रिलेटेड, आपका एक छोटा सा 1 लाइन में बता दूं कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है, कि इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, अगर मैं बात करूं ग्लोबली जो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो पिछले 10 साल में 2% उसमें चेंज बड़ी है, जो कि अभी बन गई है 10 साल में। आप बोलोगे कौन सी बड़ी बात है 10 साल में, लेकिन फिर भी आप देखो तो इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इस वक्त क्या है, 69.7 एवरेज, ऑन एन एवरेज 69.7 एक्सपेक्टेंसी इंडिया की बढ़ी हुई है। और वहीं मैं बात करूँ कि ग्लोबल में कितना है, ग्लोबली अगर हम देखें तो ग्लोबल की है, ऐसे दिखा दूँ, ग्लोबल की है 72.6 ग्लोबल है। ठीक है, याद रहेगा। दोबारा से बता दूं, अगर इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एवरेज, जो कि 10 साल में 2% 2% है, वो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ उसका, तो कितना बड़ी है इंडिया की, 69.7 बड़ी है, 69.7। और वहीं पे अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड की कितना इंक्रीमेंट हुआ है ग्लोबली, उसका है 72.6। ठीक है, 69.7 72.6 ये है, ये इंडिया का, ये वर्ल्ड का ग्लोबली है। तो ये ट्रेंड है कि इंडिया के जो पैदा होते हैं बच्चे, बर्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, बर्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या बोलते हैं इसको, बाय बर्थ एक पैदा होता है इंसान, कितना जिएगा इंडिया में, ये उसका कहने का मतलब है। तो अगर हम टॉप स्टेट्स देख लें यहाँ पे, दिल्ली और फीमेल और मेल का यहाँ पे कुछ इस प्रकार से परफॉर्मेंस इंडेक्स, दिल्ली, केरला एंड ऑल दैट, तो आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ।
रिलेटेड है वो आपकी डिसेबिलिटी एक्ट से रिलेटेड है, जिसकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने क्या किया है, सीक्स फीडबैक ऑन नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं पीडब्ल्यूडी के अंडर ही आता है। इसकी साइनिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट पर्सन्स ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट से लिया गया बाय इंडिया। इनैक्टमेंट ऑफ इसका राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में ये रिन्यूअल्स को बोल सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एज पर सेंसस की अगर हम बात कर ले, इंडियन पॉपुलेशन जो है कितनी है, इसमें इतनी बताई गई है, और उसमें से कितनी है 2.66 करोड़ कितनी है डिसेबिलिटी के साथ, जो कि बहुत बड़ा नंबर आपको देखने को मिलेगा। ड्राफ्ट पॉलिसी एम्स टू रिड्यूस number of PWD through disability prevention, improve quality of life of PWD through better healthcare facilities in social sectors, create a more inclusive society। तो इसके की पॉइंट्स अगर हम आपको देख लें तो की पॉइंट्स आपको क्या मिलेंगे, comprehensive national program on prevention disability, early identification and intervention as 1/3 of most disabilities in children being preventable if detectable early। यहाँ पे क्या अगर बच्चों अगर हम बात करें कि 1/3 बच्चे जो हैं डिसेबल हैं, उनकी अगर अर्ली स्टेज पे हम उसको डिटेक्ट कर लेना तो उनको बचाया जा सकता है डिसेबल होने से। तो ये भी इसका कोई की प्रोविंस है। अगर हम बाद में बात करें जैसे सोशल एम्पावरमेंट, फिजिकल एम्पावरमेंट, एजुकेशनल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, तो इससे की इनिशिएटिव्स हैं किसके, पीडब्ल्यूडी के, ठीक है। और हम इसमें बात करें कि प्रोविजन ऑफ कंप्लायंस विद आरपीडी एक्ट विद स्टेट्स ऑफ यूटीज एंड गवर्नमेंट्स, और आपको पता है कि ये एक्ट कब लाएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, हैसल फ्री सर्टिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी बेस्ड ऑन डिसेबिलिटी कवर्ड बाय आरपीडी एक्ट 2016। इसको न्यूज़ में आप देख लें। और भी बहुत सारी गाइडलाइन है जो उन्होंने किसने सेट की है, पीडब्ल्यूडी ने इसमें सेलेक्ट की होगी। नेक्स्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है, ईरान स्टार्ट्स ट्रांसफर ऑफ रशिया गुड्स टू इंडिया बाय यूजिंग इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर की मैं बात करूँ, रशिया ने क्या किया, एक और इंडिया से डायरेक्ट व्यापार किया है, गुड्स वगैरह स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर इसको बोला जाता है, जिसको NTSC के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। NTSC बोला जाता है, इसको इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, INST, ठीक है, INSTC, मतलब नॉर्थ साउथ ट्रांजिट बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या है इन शॉर्ट, अगर आपको याद रखना है, नॉर्थ साउथ ट्रांजिट। इसके अलावा भी आप बोलेंगे ना डायरेक्ट इंडिया का जो एक ट्रेडिशनल रूट है वो तो है ही है, ग्रेट रूट जिसको बोलते हैं, जो रेड सी से होकर के निकलता है, आपको पता नहीं, मेडिटेरियन सी, रेड सी, गल्फ ऑफ स्वेज और ये सब, मतलब यहाँ से होकर निकलता है एक, ठीक है। यहाँ से तो है ही, लेकिन यहाँ से अगर आप देखोगे तो इंडिया को लंबा पड़ रहा है रास्ता, है ना, बहुत लंबा पड़ रहा है। और एक शॉर्ट करने के लिए क्या किया है, ईरान के थ्रू होते हुए यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया का ये कंट्री आप देख रहे हो, यहाँ से एक न्यू ट्रेड रूट इस्टेब्लिश कर रही है इंडिया। और यहाँ पे लेकिन क्या है कि सर्दियों में आप यहाँ पे नहीं जा पाएंगे क्योंकि बर्फ होगी साइबेरिया, तो ये ट्रेड सर्दियों में नहीं चलेगा। लेकिन अभी यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है नॉर्थ, ये बहुत न्यूज़ में रहा है, नॉर्थ ये और साउथ ये, कल भी शायद मैं इसको डिस्कस करूँ, नॉर्थ ये और ये साउथ ट्रांजिट हो रहा है ट्रेड का बहुत अच्छे से। एक और रूट है, आप बोलोगे, एक तो मैंने जनरल रूट आपको बता दिया, ट्रेड जनरल तो एक तो यहाँ से होता है, और जो अभी हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है। एक और ट्रेड है इंडिया का जो टेक प्लेस होता है रशिया के व्लादिवोस्टोक रीजन से। व्लादिवोस्टोक रशिया का यहाँ पे है, नाम बता दूँ, व्लादिवोस्टोक को नहीं पता, मैप में जाकर देख ले, वो वाई रशिया, जैसे ये रशिया है ना, मैं वर्ल्ड मैप दिखाऊंगा कि रशिया का यहाँ से व्लादिवोस्टोक से होते हुए चेन्नई के रूट से होते हुए इंडिया में पहुंचता है रूट वो, ठीक है। तो एक और थर्ड रूट चाइना चेन्नई वाला भी है, व्लादिवोस्टोक टू चेन्नई, वहाँ से भी इंडिया का ट्रेड किया जा सकता है। अगर सर्दियों में ये बंद हो जाता है तो वहाँ से भी पहुँचाया जा सकता है। 3 ट्रेड रूट्स मैंने आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। तो इससे दिखाते हैं कि इंडिया की ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ, इसी से लगता हुआ आर्टिकल आपको पता होगा, ऑयल में अगर हम बात करें, जो इंडिया रशिया का क्या है, इंडिया का 18% रशिया का जो ऑयल है डायरेक्टली इंडिया जो है उसको कंज्यूम कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है रशिया इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स में से 18% इंडिया को। अब आप बोलोगे इंडिया ने इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है, हाँ, पर आप बोलोगे कि वेस्टर्न कंट्रीज तो इंडिया को क्रिटिसाइज करेंगे, नहीं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज कितना अभी भी कितना कर रही है, EU वगैरह 62+ या 60% से ज़्यादा, तो इंडिया उसको काउंटर बैलेंस कर लेगा वहाँ से। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वर्ल्ड का एक पर्सपेक्टिव भी, अगर चाइना के साथ अगर वो ट्रेड कर देंगे ज़्यादा, और अब यहाँ पे देख रहे हैं कि चाइना अभी भी इतना एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे ये कि इंडिया उसको काउंटर बैलेंस कर सकता है कि चाइना की जगह इंडिया और रशिया के साथ ट्रेड, अगर इससे ये फायदा भी होगा, जो वेस्ट अभी समझ रहा है जियो पॉलिटिक्स इशूज़ में आ जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी इसको, और इसी को जानते हुए सबको पता था कि इंडिया तो सुनेगा नहीं, अभी वेस्टर्न वर्ल्ड की मिस्टर जयशंकर ने कितने अच्छे बयान दिए हैं या जो भी है, तो उन्होंने बोल दिया, वेस्ट अमेरिका ने क्या बोला, एक बयान निकाला कि हमने किसी को रेड लाइन नहीं रखी कि आप इतने से इतना ही कर सकते हैं सेल वगैरह, तो उनको बोलना पड़ा, आप ऐसे बोल सकते हो, या हमारी नीतियों के चलते ऐसा हुआ, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो भी है, लेकिन उनको इतना बोलना पड़ा कि हमने किसी के लिए रेड लाइन ही रखी हुई है कि वो इतना ही इंपोर्ट करेंगे ऑयल, ऐसे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये उनका बयान आया था एक तरीके से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रही हूँ। INST इसको बोला जाता है, ईरान स्टार्ट्स ट्रांसफर ऑफ रशियन गुड्स टू इंडिया बाय यूजिंग इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर। अभी तो सिर्फ शुरुआत ही है, मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर जब रशिया को बहुत ज़रूरत थी, इंडिया ने बहुत बेखूबी उनके बहुत पैसे फंडिंग करवाई है
एक तरीके से, एंड इंडिया भी इनके साथ खड़ा रहा। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ रशिया ने ही इंडिया का साथ दिया था तब, अब इंडिया की बारी थी, इंडिया ने भी भरपूर साथ दिया है वर्ल्ड की केयर किए बिना। और ये ऑयल के अलावा कौन से रशियन गुड्स की भी यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है, रशियन गुड्स। और भी आपको इन फ्यूचर आपको रशियन ट्रेड, इंडिया के साथ रशिया का ट्रेड देखने को मिल जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ। और ये मैं हवा में नहीं बोल रही, ये होगा, आप देख लेना, ठीक है। अब हम बात कर लें आगे, यहाँ पे INDC जैसे आपको बता दिया, ये मैंने आपको बताई थी, अब ऑलमोस्ट 30% 30% आप फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा। अब हम अगर हम बात कर लें आगे, वैसे आपको देखना होगा तो करंटली इसमें कितने मेंबर्स है वो बता दूं आपको। करंटली इट हैज़ 13 मेंबर्स, इंडिया, ईरान, रशिया, अजरबैजान, अर्मीनिया, यहाँ से होके निकलता है ये सेंट पीटर्सबर्ग आ गया, यहाँ पे अजरबैजान है यहाँ पे, ठीक है। अजरबैजान से होते हुए ये इंडिया का रूट है, ईरान से होते हुए निकल रहा है। अर्मीनियन भी है, कजाकिस्तान भी है, बेलारूस, टर्की, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, यूक्रेन। और रिसेंटली आपने सुना होगा न्यूज़ में क्या बोला है कि रशिया ने, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि न्यू G8 बनाए, जबकि मुझे लगता है कि पॉसिबल तो नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पे चाइना भी है, और चाइना से इंडिया के जो काउंटर पार्ट पाकिस्तान भी वहाँ पे बोला जा रहा है, तो इंडिया का जैसे पता है कि वहाँ पे इतना नहीं, लेकिन फिर भी चाइना रशिया ये क्यों कर रहा है, उनको ये कि इंडिया हमारे और भी बहुत सारे अलायंसेस है। और बात भी सही है आपके, जैसे आप बोलो कि वेनेजुला है, वेनेजुला में अगर आप बात देखें कि रशियन जो ऑयल, अगर हम बात करें जो वेनेजुला का जो ऑयल है, आप बोलें कि वो जो रशिया का जो ऑयल है ना, बहुत हैवी ऑयल उसको माना जाता है, क्या रशिया का जो ऑयल है बहुत हैवी है। और इंडियन रिलायंस जैसे उनके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है कि उनको रिफाइंड करके फॉसिल फ्यूल्स को रिफाइनरी में बहुत बेहतरीन तरीके से रिफाइन करके उसको कन्वर्ट किया जाता है डीजल्स में या पेट्रोल में। लेकिन बाकी कंट्रीज के पास इतनी जो डेवलप या अंडर डेवलप्ड है, उनके पास इतना मतलब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है। इंडिया के पास है रिफाइनरी जैसे रिलायंस वगैरह, तो वो भी काफ़ी ज़ोर से इंपोर्ट कर रही है इसको, जो उनका फ़ायदा रहेगा। वहीं पे अगर मैं बात कर लूँ वेरियस कंट्री, जैसे वेनेजुला का तेल है, वेनेजुला भी तो ऑयल प्रोड्यूस करता है, वो भी अमेरिका को भी, साउथ अमेरिका वाले रीजन में है ना, तो वो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत, अभी भी इंडिया की अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे रशिया है, फर्स्ट कौन सा है आपका, इराक से इंडिया अभी भी सपोर्ट करता है, इराक से इंडिया फर्स्ट नंबर पे अभी भी ऑयल ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, नंबर 1 वो है, सेकंड आपका रशिया है, ठीक है। और भी आप ऑयल के अलावा अगर हम बात करें गुड्स एंड सर्विसेज में, जैसे हमने न्यूज़ में आया ये ईरान से ट्रांसफर किया हुआ इस रूट के थ्रू, इसको बोलते हैं नॉर्थ साउथ ट्रांजिट रूट, ठीक है। ये मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया, समझ में आ गया होगा। बाकी वर्ल्ड के जो आप पेट्रोल बोलते हैं ना, पेट्रोलियम रशिया के कंपैरिजन में वो थोड़ा, रशिया का जो पेट्रोलियम उसको हैवी बोला जाता है, जो फॉसिल्स हैं उसके लिए फाइन रिफाइनरी सही होती हैं वेल, जिससे कि उनको एक तरीके से क्या किया जाए, उसको रिफाइन करके किया जाए। जबकि वेनेजुला से अगर इंपोर्ट करेंगे इराक से तो डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं, पर इंडिया को बहुत दूर पड़ेगा। इन स्पाइट ऑफ दैट इंडिया रशिया से इतनी दूर होने के बावजूद भी, मतलब आप बोलोगी तो भी इंडिया ट्रेड कर रहा है और भरोसा दिखा रहा है रशिया के प्रति, उनको फंडिंग एक तरीके से इंडिया से ही मिल रही है। बट खैर अगर हम बात कर लें अब आगे दूसरे आर्टिकल की तरफ, RBI lends in neo banks among rapid growth in customers। नियो बैंक्स क्या है यहाँ पे, जैसे कि रेजर पे हो गया, फिनटेक हो गया, फर्म्स, ये क्या है, डिजिटल प्रेजेंस अपनी दिखा रही है ना। तो यहाँ पे नियो बैंक्स डोंट हैव अ बैंक लाइसेंस ऑफ देयर ओन बट प्लग्ड इनटू कन्वेंशनल बैंक्स नेटवर्क टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज। अभी क्रिप्टो की तरह नहीं है, डिजिटल तो है। तो यहाँ पे क्या ट्रेडिशनल क्रिप्टो नहीं, लेकिन ट्रेडिशनल बैंक्स क्या है यहाँ पे, फॉलो एंड ओमनी चैनल अप्रोच दैट इज हैविंग बोथ फिजिकल एंड डिजिटल, दोनों इसमें काम करता है। पर फिनटेक जैसे हम बात करें इज ब्रॉडली यूज टू डिस्क्राइब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इनोवेशन द फाइनेंशियल सेक्टर, जो कि बहुत अच्छा है। नियो बैंक्स आर डिसरप्टिंग द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम बाय लीवरिंग टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का बहुत यूज चल रहा है इसमें, और आपको पता है इसमें साइबर थ्रेट की भी थोड़ी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो सो एंड सो है इसका, आप देख सकते हैं कि RBI वर्किंग ग्रुप की अगर हम बात करें तो क्या है, ऑपरेशन ऑफ डिजिटल बैंक नियो बैंक्स शुड बी कवर्ड अंडर RBI रेगुलेशन। सेकंड, मोर ऑफ डिजिटल ओनली NBFCs टू बी encouraged and groundwork to be digital bank should be laid. Over the top entities posing as banks is promotional materials should be prohibited from doing so. And fourth, banks that partner OTT entities must set operational codes for them. ठीक है। RBI सैंडबॉक्स शुड हैव अ कैटेगरी फॉर रनिंग पायलट प्रोजेक्ट्स ऑन डिजिटल लेंडर्स, ठीक है, पायलट को दूर से उनको देखना करनी चाहिए। बेनिफिट्स क्या है इसके, अगर हम बात करें, अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, क्या प्रमोट इनोवेशंस, जैसे AI की बात हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो क्या प्रमोट कर रहा है, इनोवेशन एंड कस्टमाइजेशन ऑफ सर्विसेज, ऑफर लेवल प्लेइंग फील्ड टू स्मॉल बैंक, इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन्स एज दे मेनली क्राटर अंडरसर्व्ड ग्रुप्स लाइक रिटेल कस्टमर्स, MSME जिसको बोले मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस सेगमेंट सेक्टर एक्सेट्रा। तो चैलेंजेस इसके सामने क्या, अगर हमने अच्छी बात भी की है तो कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है, ओवर ओनली स्मॉल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नॉट एबल टू काटर टू नॉन टेक सेवी कंज्यूमर्स, जैसे अगर जो कंज्यूमर जिसको टेक्नोलॉजी नहीं पता, जो गरीब इंसान है, जैसे आप जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि डिजिटल इतना उनको इतनी आसानी से समझ में नहीं आता, ठीक है ना। तो RBI लैक ऑफ कस्टमर ट्रस्ट भी है कहीं ना कहीं, अब हर कोई तो डिजिटली सबको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो नहीं कर पाता पॉसिबल। दो इंडिया में इनिशिएटिव लेंगे तो अच्छी बात है, इनिशिएटिव लिया गया, काफ़ी लोगों के बैंक खाते खुले, ऐसा UPI से पहले बोला जाता कि सारे पढ़े लिखे नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये चेंज आप देखने को मिल ही रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन रिलीज नेशनल E-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, जिसको हम बोलते हैं नेट्सडा 2021 रिपोर्ट में क्या बोला है, डिपार्टमेंट ऑफ Administrative Reforms and Public Grievance DRAG has constituted
यूटी एंड सेंट्रल डेप्थ इनफेक्टिव ई गवर्नेंस। यहाँ पे बोला गया जो ई गवर्नेंस है इज यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एट ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट टू ट्रांसफॉर्म रिलेशंस विद सिटीजंस, बिजनेस एंड अदर आर्म्स गवर्नमेंट। ठीक है, की हाईलाइट्स में देखें इंप्रूव्ड इन कंट्रीज गवर्नेंस लैंडस्केप, ये सब इसके पॉजिटिव साइड्स हैं। और क्या है इसमें अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्या है, अमंग ऑल द यूटीज केरला हैड द हाईएस्ट ओवरऑल कंप्लायंस स्कोर। ठीक है, केरला का हाई स्कोर रहा है, बाद में मेघालय, नागालैंड एक्सेट्रा। तो रिकमेंडेशन यहाँ पे ये सब है। एक और आर्टिकल हम इसके यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बाइनरी सुपर मैसिव ब्लैक होल इस्टेब्लिश किया देखा गया है, जो का जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा डिटेक्ट होगा इन फ्यूचर। जैसे आपको पता है एक ग्रेविटेशनल बहुत होल है, यहाँ पे मल्टी आ जाते हैं। तो इस तरीके के ग्रेविटेशन हो, बाइनरी एक से ज़्यादा है ना, बाइनरी मतलब दो से अधिक, तो उसकी ये बात की गई है बाइनरी, जैसे आप जिनको पता होगा बाइनरी दो से अधिक। तो ऐसा ग्रेविटेशनल पुल देखने को मिल रहा है, वो न्यूज़ में बात चल रही है, अभी देखा जा रहा है ग्रेविटेशन। यहाँ पे क्या है, अ ब्लैक होल इज अ प्लेस इन स्पेस ग्रेविटी पुल सो मच दैट इवन लाइट कैन नॉट गेट आउट। ऐसा माना जाता है कि उस ग्रेविटेशनल पुल जो ब्लैक होल उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ से लाइट भी पास नहीं कर सकती, इतना घना होता है वो। ब्लैक होल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टाइनी ब्लैक होल्स, जो छोटे छोटे स्मॉल ब्लैक होल इनको बोलते हैं, और एक सुपर मैसिव ब्लैक होल उसके। तो अब क्या 2020 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वाज अवॉर्डेड फॉर ब्लैक होल रिलेटेड फाइंडिंग्स के द्वारा दिया गया है नोबेल प्राइज 2020 का, जिसको दिया गया था। और डिस्कवर किया उन्होंने, क्या डिस्कवर किया कि यहाँ पे इन फ्यूचर अगर हम बात करें डिटेक्शन होगी किसकी, एक और ग्रेविटेशन फोर्स की आप बात करें GW की, जो रिपल्स होंगे इन स्पेस, टाइम ट्रैवलिंग अगर हम बात करें, ये सब चीज़ें उसमें। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी अगर हम बात करें GW 1919 इन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर किसी ने पूछा जाए, क्वेश्चन मार्क्स क्वेश्चन पेपर में आ जाए किसने दिए, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की है वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, याद रख लेना। और अगर हम बात कर लें जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उनको पता होगा एक सुपरनोवा होता है, एक बड़ा जाइंट है ना, फिर वो एक्सप्लोड होता है, फटता है, तो वहाँ से छोटे छोटे प्लैनेट्स निकलते हैं जो कि उसके रिवॉल्व करते हैं, फिर वहाँ से ऑब्जेक्ट करता है, बहुत हाई डेंसिटी में मूव करता है, और फिर जो ब्लैक होल होता है उसके ऑर्बिट में वो जाता है, एंड ब्लैक होल जैसे आपको पता है सब हड़प कर लेता है, यहाँ जब्त हो जाता है, वहाँ से लाइट भी पास नहीं होती। तो इस तरीके से काम करता है स्पेस में। ग्रेविटेशनल वेव्स आर क्रिएटेड देन व्हेन GW जिनको बोला जाता है ग्रेविटेशनल वेव्स। ठीक है, एक और आर्टिकल है, मुंबई सिंकिंग एट 2 mm पर ईयर, न्यू रिसर्चर्स फाउंड। ये तो सबको पता है कि अगर आपका ग्लोबल टेम्परेचर जो इंक्रीज होगा, रिसेंटली मेरा 2 या 3 कंपाइलेशन था, शायद 5, 6, 7 में था शायद से, वहाँ पे कंपाइलेशन था क्लाइमेट एनर्जी को लेकर। जितने भी ये समुद्री हैं, जैसे आपका बाली और ये आइलैंड्स वगैरह, अभी आगे जो भी है थाईलैंड वगैरह, जैसे पानी इंक्रीज होगा, बर्फ पिघलेगी, तो जो सबसे पहले क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है एक तरीके से देखा जाए तो। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, आपकी जो एनर्जी से रेज हैं वो ट्रैप हो जाती हैं, जिसको आप बोलते हो ग्रीन हाउस गैसेस। उसमें CO2 का एमिशन कल ही बता रही थी मैं, बहुत ज़्यादा है, उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते अगर आपका प्रेशर और भी रिलीज होता है 3 डिग्री, जो कि प्लीसन एज में हुआ था, तो वैसी ही कंडीशन देखने को मिल रही है। तो अगर वैसा कुछ हो गया तो क्या होगा, आपकी पूरी ग्लोबली क्या होगा, टेम्परेचर रेज हो जाएगा ग्लोबली। तो उससे क्या होगा कि आपकी वो जो इंक्रीज होगी, उससे आपके जो हिमालयन रीजन जहाँ भी बर्फ वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे आपको पता है ओशन थोड़ा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी कोस्टल रीजन है उनका डूबने का दर खतरे में रहता है। और जो आपके बाली आइलैंड ये जहाँ पे जाते हैं वो देखने को भी नहीं मिलेंगे अभी इन फ्यूचर, अगर ऐसा हुआ तो ग्लोबल वार्मिंग से। तो यही मैं बता रही हूँ, यहाँ पे कितना मिलीमीटर यहाँ पे पर ईयर जो है चांसेस बढ़ रहे हैं मुंबई के डूबने के ग्लोबल वार्मिंग के चलते। न्यू रिसर्चर्स ने भी ये माना है, कितने 2 मिलीमीटर पर ईयर, और ये खतरे की घंटी है, अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर अभी भी नहीं सुधरे तो फिर कभी नहीं सुधर पाएंगे। और इंडिया ने क्या लक्ष्य रखा है अपना, 2075 तक इंडिया जो है ग्रीन या इकोनॉमिक सेट कर लेगा, ग्रीन नेट एमिशन 0 टारगेट अचीव कर लेगा। कब तक, 75 ईयर्स तक, इमेजिन। तो चलिए इसकी बात कर ले। चाइना ने क्या टू ए फास्टिंग सिंकिंग कोस्टल सिटी इन दी वर्ल्ड, तिनजानिया, इसकी बात चल रही है। और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इस पर बात कर रही है, रिमूवल और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर्फेस, ये सब आती है, जो कि बिग रीजन टू वरी है। ठीक है, तो सिंक होल्स आपको पता है, जैसे अर्थक्वेक्स, ये सारे परमाफ्रॉस्ट, ये सारे जियोग्राफिकल टर्म्स हैं जो आप जाकर के ज़रूर पढ़ें। सिंक होल्स जैसे चूना पत्थर के जो अंदर होता है ना, जिसको आप बोलते हैं स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्माइट, तो ऐसे करके छोटे से उवाला सिंक होल्स उनको बोलते हैं। फिर गड्ढे बढ़ जाते हैं और धंस जाती है ज़मीन, और नीचे पानी होता है उनके मूव कर रहा होता है। सिंक होल्स, अर्थक्वेक्स, और परमाफ्रॉस्ट जैसे एक बर्फ़ का एक लेयर है, उसके जैसे बर्फ़ मिट्टी है, मिट्टी के नीचे बर्फ़ की लेयर है। ठीक है, जैसे आपके कोई ठंडे इलाके में बोलूँ, नॉर्थन की अगर बात करें, जैसे कोई भी एरिया ले लो, जैसे आप बात करें साइबेरिया या कुछ और, या टुंड्रा रीजन की अगर हम बात करते हैं जहाँ बर्फ़ है, तो उसके नीचे क्या मिट्टी वाला एरिया, तो जो मिट्टी है, मिट्टी के नीचे बर्फ है, अगर ये पिघल गई तो ये धसी जाएगी ना ऑटोमेटिकली। तो ये परमाफ्रॉस्ट वाला रीजन आपको पता होगा, टुंड्रा वाला रीजन में ये सब, तो ये टर्म्स आप एक बार पढ़ लें। अब वन लाइनर की अगर हम न्यूज़ डिस्कस कर ले तो इंडिया EU सिक्योरिटी डिफेंस कंसल्टेशन है। इट वाज फर्स्ट एवर सिक्योरिटी डिफेंस कंसल्टेशन बिटवीन इंडिया एंड यूरोप में, पहली बार ये हुआ है। ठीक है, इसमें किस चीज़ के लेकर बात की गई, अपग्रेडेशन ऑफ इंडियन और यूरोपियन कंट्रीज के टाइज को लेकर बात की गई, स्पेशली साइबर सिक्योरिटी, टेररिज्म, मैरीटाइम अवेयरनेस, इन सब को लेकर बात की गई है। पेप्सिको नहीं,
पेस्को, याद रखना, इसमें 25 मेंबर्स ऑफ ग्रुप है। 2017 में ये डीपन हुआ था डिफेंस फॉर कॉपरेशन। खैर ठीक है, इसमें नेवल एक्सरसाइज थी गल्फ ऑफ एडन की बात 2021। ये गल्फ ऑफ एडन मैप में जाके जरूर देख लेना। फर्स्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंडक्ट हुई थी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, जाके देख ले। ठीक है, सेकंड है आपका जोनल काउंसिल। यूनियन होम मिनिस्टर ने क्या किया, 25 बंदों की मीटिंग की है, कहाँ पे, वेस्टर्न जोनल काउंसिल में। ठीक है, जोनल काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी है, पता होना चाहिए आपको स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं। रिसेंटली एनएसजी करके मैंने स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में बताया था आपको, बट खैर हम अब आगे बात कर लेते हैं। बॉडीज बाय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की अगर मैं बात करूँ 1956, मेरा 1 जून के वीडियोज़ में होगा वो। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं आगे इसका। पार्लियामेंट, होम मिनिस्टर, यूनियन उन्होंने किया है, अदर मेंबर ये सब हैं। इट वॉज क्रिएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल वॉज क्रिएटेड बाय ए सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बाय 1971। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल वॉज क्रिएटेड बाय ए सेपरेट एक्ट, जो कि कब हुआ था, 1971 में हुआ था। ठीक है, इसको आप देख लेंगे। और आगे है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, जिसको बोलते हैं IFSC। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गांधीनगर में। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 2019 में ये आया था। यूनिफाइड अथॉरिटी फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसमें आपकी सेबी की बात है, PFRD की बात है, IRDA की बात है, RBI की बात है, ये सब इसके अंतर्गत ही आती हैं फाइनेंशियली। ठीक, अब इंडिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो मैंने आपको बता दी हुई है, ठीक है, बढ़ गई है। कितनी बड़ी है मैंने फिर बताया आपको, 69.7। वर्ल्ड की कितनी थी, 75.2। ठीक है, आपको याद पता ही होगा वन लाइनर में। रमस्या हंट सिंड्रोम क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। डिजीज है, इट इज़ नॉन कंटीजियस, मतलब इतना स्प्रेड नहीं होता, कम्युनिकेबल एक तरीके से नहीं है। कॉजेज क्या है, इसमें इन्फ्लेशन होती है नर्व्स में। ठीक है, एक जलन सी महसूस होती है। जो पर्सन है वो क्या एबिलिटी लूज कर सकता है, यहाँ पे एबिलिटी फंक्शन लूज कर सकता है अपनी। टेम्पररी और फेशियल पैरालाइज हो सकता है, जहाँ पे जस्टिन बीबर को रिसेंटली आया था, काफ़ी न्यूज़ चैनल ने उसको कवर किया था, उनका हाफ फेस पैरालाइज हो गया था, जो ये पार्शली था, परमानेंट नहीं था, लेकिन फिर भी ये न्यूज़ में रहा है, जिसको बोलते हैं रामसे हंट सिंड्रोम। रामसे आपको याद है, गॉर्डन रामसे जो एक शेफ है, याद रखना उनको, गॉर्डन रामसे से उनको याद कर लेना। ये जस्टिन बीबर याद रखना, हाफ फेस पैरालाइज। ठीक, और ये क्या है, जूस्टर वायरस है इसका, वायरल चिकन पॉक्स एंड शिंगल्स अदर, ये सब उस वायरस से है इसका अटैक, मतलब पैरालाइज अटैक तो है ये, वायरस से रिलेटेड उसको पढ़ लेना। सेकेंड है एबनॉर्मल डायनासोर एग फाउंड। एक एबनॉर्मल डायनासोर का एग मिला है, कहाँ पे मिला है, अ टीम ऑफ रिसर्चर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हैव डिस्कवर्ड अ यूनिक सेट ऑफ फॉसिल डायनासोर एग्स विद वन एग नेस्टिंग विद अदर। एक एग से ही दूसरे नेस्टिंग के साथ मिला है। सो फार नोन टू अकर ओनली बर्ड्स एंड नेवर नोन इन रेप्टाइल्स। ऐसे प्रकार के जो अंडे हैं सिर्फ बर्ड्स में देखने को मिलते थे, लेकिन रेप्टाइल्स में फर्स्ट टाइम केस देखने को मिला है। और कहाँ की बात चल रही है, रिसर्च ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की बात चल रही है। ठीक है, आगे हम बात कर ले। इट वॉज फाउंड अ टेनोरस स्पोर्ट एग, यहाँ पे जो धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। डायनासोर्स की अगर हम बात करें, वो अमंग द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, सबको पता है। फॉसिल्स ऑफ दीज एनिमल्स हैव बीन फाउंड। इसके जो एनिमल्स के फॉसिल्स कहाँ कहाँ मिले हैं, गुजरात में मिले, MP में मिले और मेघालय में मिले हैं। याद रख लेना, कहाँ मिले हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश और मेघालय। GMM करके भी याद रख सकते हो इसको एक तरीके से, जैसे आपको याद रहे। इंडियन माउस डियर स्पॉटेड इन शोरविटन, स्मॉलेस्ट डियर है, सबसे छोटा डियर, जिसे मैं आपको दिखाऊं, दिख रहा है कितना प्यारा है ना। ये मिला है आपको, कहाँ पे स्पॉट किया गया है, ये एक प्रकार की डियर की प्रजाति है। और ये मिक्स ऑफ डियर, इसको माउस एंड पिग भी बोला जाता है, माउस और पिग का मिक्सचर इसको बोल सकते हैं एक तरीके से। इंडिया में है, श्रीलंका में है, नेपाल में, ये 3 प्रकार। और ग्रास लैंड एंड कमर्शियल प्लांटेशन उस डेसिडियस फॉरेस्ट वाले रीजन में भी ये मिलता है। सेमी एरिड रीजन में, डेसिडियस रीजन में, ग्रास लैंड वाले रीजन में ये देखने को मिलता है। IUCN की लिस्ट में ये क्या है, लीस्ट कंसर्न है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और पोचिंग हो रही है इसकी, जैसे लोगों से थ्रेट मिल रहा है, उसका पोचिंग हो रही है, मतलब इनका इंक्रोचमेंट हो रहा है, थ्रेट वगैरह इनको मिल रहा है। ब्रह्मोस की अगर हम बात करें, ब्रह्मोस आगे इन न्यूज़ रही है कि हम लोग बात सुपरसोनिक मिसाइल इसको डेवलप करेंगे आगे आने वाले 3-4 सालों में। ब्रह्मोस वन ऑफ क्रूशल रोल प्ले करने वाली है। और आपको पता है कि जो ब्रह्मोस है वो एयर टू सरफेस है, याद रखना। जो आपकी अस्त्र मिसाइल थी वो एयर टू एयर थी, और ये जो आपकी ब्रह्मोस मिसाइल है ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में इसको कन्वर्ट किया जाएगा, ब्रह्मोस एंड मॉस्कवा। मॉस्कवा आपको पता है, मॉस्को एक बड़ी सी शिप थी रशिया की, जो डुबो दी गई, किसके द्वारा, रशिया यूक्रेन वॉर के द्वारा। लेकिन जो उसके कोऑर्डिनेट्स थे किसने प्रोवाइड किए थे, एग्जैक्ट लोकेशन अमेरिका ने, और कहते हैं कि स्टार लिंक भी कहीं ना कहीं उससे लेना था। खैर ये बात है। ठीक है, आगे है प्लेसेस इन न्यूज़ की अगर हम बात करें, तजाकिस्तान है, तजाकिस्तान प्लेस इन न्यूज़ में है, इसका कैपिटल है दुशानबे। आप देख लें तजाकिस्तान की, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। तजाकिस्तान के साइड में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, भारतांग रिवर है, पंजी रिवर है, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ में आप देखने को मिलेंगे। उज्बेकिस्तान यहाँ पे, किर्गिस्तान यहाँ पे है। ठीक है, स्तान, ये मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, किर्गिस्तान। तो रिसेंटली क्या है, इंडिया इनवॉय हैंडेड ओवर द इंडियन तजाकिस्तान फ्रेंडशिप, जिसको बोलते हैं IFTH एट बख्तर टू द तजाकिस्तान साइड। पॉलिटिकल बाउंड्रीज अगर मैं देख लूँ, लैंडलॉक्ड है, एशियन कंट्री है। किर्गिस्तान मैंने आपको दिखा दिया, उज्बेकिस्तान यहाँ पे है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान यहाँ पे।
जोग्राफिकल फीचर देखूंगा, टोपोग्राफी की अगर हम बात करें कैसा स्ट्रक्चर है उसका, 93% ऑफ लैंड इज माउंटेनियस, थोड़ा हिली एरिया है, 90 से ज़्यादा प्रतिशत ही आपको पर्वतीय देखने को मिलेगा। एलाई रेंज मिलेगी यहाँ पे। और हाईएस्ट पीक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, क्वाली आइसमोलिया सामोनी एक है। मेन रिवर बात करूँ, अमू दरिया, सियार दरिया, वश्क एक्सेट्रा, ठीक है। मेन ग्लेशियर अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे ये सारे हैं, फेडजॉर ग्लेशियर है एक्सेट्रा। मंगोलिया की अगर मैं बात करूँ, मंगोलिया ये भी न्यूज़ में रहा था, आपको पता होगा क्यों। यहाँ पे एक्स चंगेज खान, एक्स खान क्वेस्ट की बात करें, एक्स खान क्वेस्ट हुआ था जो कि 16 कंट्रीज़ के द्वारा था, मैंने आपको बताया होगा, जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। हर साल ये होता है। इंडिया की कौन सी रेजिमेंट थी वहाँ पे? लद्दाख रेजिमेंट, लद्दाख स्काउट ने पार्टिसिपेट किया था। वैसे ही आपको दोबारा से मंगोलिया प्लेसेस इन न्यूज़ में आ चुका है, देख लें आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसकी बात करें, इंडिया हैज सेंड द होली बुद्धा रिलिक्स फ्रॉम सेलिब्रेशन ऑफ द मंगोलियन बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा जो इंडिया में सेलिब्रेट होती है, वहाँ पे इसके दौरान बुद्ध से रिलेटेड है ये। मंगोलिया इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ एटर्नल ब्लू स्काई, लैंड ऑफ द हॉर्स। क्या बोला जाता है इसको? लैंड ऑफ एटर्नल ब्लू स्काईज भी बोला जाता है, लैंड ऑफ हॉर्स भी इसको बोला जाता है। पॉलिटिकल बाउंड्रीज की अगर मैं बात करूँ, मंगोलिया इज अ लैंड लॉक्ड ईस्ट एशियन कंट्री सराउंडेड बाय रशिया इन द नॉर्थ एंड चाइना इन द साउथ। यहाँ पे आपको नॉर्थ में रशिया दिख रहा है, साउथ में चाइना दिख रहा है। मंगोलिया के देखा आप, दिख रहा है, साउथ में चाइना है, गोबी डेजर्ट आपको दिख ही रहा होगा। नॉर्थ में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे रशिया है। वो लोकेशन दिख गई होगी। और क्या जोग्राफिकल फीचर की बात करूँ, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे है नया मर्दीन ओरियल, बिगेस्ट लेक है यहाँ पे उशकोइनूर, लॉन्गेस्ट रिवर है ओखनूर रिवर, ये बहुत रिवर फेमस है, और ओखोन रिवर, ठीक है। तो इतना ही था, आपको समझ में आ चुका होगा। इतना टाइम लगता है, प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू फाउंड दिस इंफॉर्मेटिव। दैट्स ऑल, बाय बाय, जय हिंद।